विषय सत्ता बनाम साहित्य क्यों रखा गया? अगर इन दो मूल प्रश्नों का उद्भेदन हम करें तो हमें साफ हो जाएगा कि बातें दरअसल क्या हैं। मैं वरिष्ठ आलोचक अजय तिवारी जी की बातों से सावका नहीं रखता और न ही मैं भगवान सिंह जी की बातों से सावका रखता हूं, क्योंकि ये जो दो मूल प्रश्न है जिसकी परिधि में यह विचार श्रृंखला घूमनी है, उस पर इन्होंने कोई बात नहीं कही और अरुण माहेश्वरी जी के बीच वक्तव्य का एक प्रकार से काट किया गया। यह सही नहीं है। नीलकांत जी भी सत्ता के विरोध में हैं और आज नीलकांत जैसे सैकड़ों लेखक सत्ता के विरोध में हैं, तो मंच पर बैठे लोग और मंच के नीचे सारे महानुभाव बुद्धिगण मुझे यह बताइए कि फिर क्या अंतर है नीलकांत जी में और सारे लोगों में। व्यक्ति का लेखकीय चरित्र जो कि असली और सच्चे लेखन का निर्धारण करता है, वही बता सकता है कि सत्ता साहित्य के विरुद्ध में किस प्रकार होता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आदरणीय श्री अजय तिवारी जी ने, हालांकि उन्होंने अपने वक्तव्य में ही यह स्पष्ट कर दिया कि कतिपय घरेलू संबंधों के कारण वह यहाँ पर बात रख रहे थे। उन्होंने न तो लहक पत्रिका की विभिन्न लेखों को पढ़ा है और न ही नीलकांत जी के साहित्य को पढ़ा है। एक तरफ नामवर सिंह जैसे लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक समय था कि जब जिनको आप प्रख्यात मार्क्सवादी आलोचक नामवर सिंह के नाम से जानते हैं, उन्होंने नीलकांत टूल्स का इस्तेमाल किया था और उसी नीलकांत टूल्स के सहारे उन्होंने अपने कई आलोचकों को जो उनके परस्पर विरोधी थे उनको गिराने का काम किया था। सत्ता की बात हम करते हैं। सत्ता क्या है? अगर मैं आपको यह कहूं कि साहित्य भी बिना सत्ता का नहीं होता, जैसे फल कोई बीज के बिना नहीं होता, तो आप चौंकेंगे कि यह व्यक्ति सत्ता के और साहित्य के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है या विरोध कर रहा है। आप मनुष्य से आइए। व्यक्ति के अंदर भी एक सत्ता है। व्यक्ति की सत्ता उसका जीवन है। जब जीवन का नाश होता है तो शरीर विकसित होकर मिट्टी में पलित हो जाता है। परिवार की सत्ता है, राज्य सत्ता है, नारी सत्ता है, दलित सत्ता है, शासन सत्ता है। तो आप किस सत्ता के बनाम में साहित्य को रखना चाहते हैं? साहित्य की भी अपनी एक सत्ता है जिस पर बात इस मंच से नहीं की गई। हल्का सा उदाहरण दिया गया नैतिकता की सत्ता। नैतिकता की सत्ता नहीं, बिल्कुल खुलकर मैं कहना चाहता हूं कि साहित्य एक भाव सत्ता का सृजन करता है। वह भाव सत्ता जो लोक के पक्ष में हो, व्यापक लोक और जन के पक्ष में हो, और वह सत्ता ही हमें इतना मजबूत बनाती है, हमें शक्ति देती है कि हम पुरस्कारों को लात मारते हैं, हम सम्मानों को लात मारते हैं, हम उसकी कोई परवाह नहीं करते और हम जन के पक्ष में खड़ा होकर जन पक्षधरता की बात करते हैं। और उन्हीं जन पक्षधरता की बात करने वालों के कारण 86 वर्षीय नीलकांत जी को हिंदी साहित्य का आउटसाइडर करार दिया गया। आज तक शासन और सत्ता ने
साहित्य की प्रतिष्ठानों ने क्यों नहीं नीलकांत जी को पुरस्कृत किया, क्यों नहीं उनको माथे पर उठाया? आप उनकी आलोचना पढ़ें। अभी वक्तव्य के दौरान रामचंद्र शुक्ल जी की चर्चा की गई, रामचरितमानस की चर्चा की गई। आचार्यों की, मठाधीशों की सांस्थानिक और अकादमिक जो परंपरा है, जिसने मुझे बचपन से ही आलोचना की एक पद्धति को पढ़ाया और हमें आज उन्हीं को रटा दिया। जब तक मैं उन उदाहरणों को न दूं तो मेरा वक्तव्य पूरा नहीं होता है। ऐसी अकादमिक आलोचना किस काम की? निश्चित रूप से नीलकांत जी एक ऐसे गैर अकादमिक योद्धा हैं जिन्होंने आलोचना की परंपरा पर कुठाराघात करके एक ऐसी परंपरा को विकसित किया है, एक ऐसी नवोन्मेषी विचार को युवा लेखकों के सामने मार्गदर्शन के रूप में उपस्थित किया है कि अगर हम उनके उस आलोचना पद्धति पर चलें तो हमें पता चलेगा कि हमारी जो परंपरा आधारित रूढ़ आलोचना पद्धति है वह कितनी अविकसित, अवैज्ञानिक, पूर्वाग्रही रही है। और हमें यह समझना चाहिए, हिंदी में उनकी 2 किताबें हैं जिसमें बहुत ही एक प्रचलित किताब है रामचंद्र शुक्ल नई दृष्टि। मेरा आग्रह होगा कि आप इस किताब को पढ़ें। आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको ऐसी ऐसी जानकारियां मिलेंगी कि आप यह सोचने को बाध्य हो जाएंगे कि रामचंद्र शुक्ल जी ने कितनी पूर्वाग्रह ग्रसित होकर हिंदी साहित्य की आलोचना का बीज वपन किया है और हम लोगों को दिग्भ्रमित किया है। तो मुझे बहुत हर्ष है, मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर रहा हूँ। मुझे काफी हर्ष है कि नीलकांत जी को लहर पत्रिका ने प्रथम मान बहादुर सम्मान देकर एक नई परंपरा की शुरुआत की है, एक नया संकेत दिया है। यहाँ से बीज तैयार होता है कि हम आलोचना और हिंदी साहित्य की एक नए दिशा की ओर बढ़ें और गैर अकादमिक जो सही सोच की असली लोक धर्मी जो आलोचना है उसके पथ पर आरूढ़ हो। धन्यवाद। वाकई में